टास्क रीड करना स्टार्ट करिए, पहले स्टेटमेंट रीड करना। ओके। तो उन्होंने बोला है कि अग्री और डिसअग्री, इसमें क्या होता है, वन साइडेड ऐसे होता है कि दोनों पैराग्राफ में आपको एक के बारे में ही लिखना है, अग्री या फिर डिसअग्री। बट कई बार क्या होता है, बाई चांस आपको आइडियाज नहीं आ रहे फाइनल एग्जाम में, तो इनकम्प्लीट छोड़ने से अच्छा ये है कि आप एक दो साइड लिख दो, क्योंकि आपके 4 पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग आपको स्कोर मिलेगी। तो अगर आप ये टास्क रिस्पॉन्स में थोड़ी गड़बड़ करोगे तो वो एक पैरामीटर है, लेकिन अगर आप इनकम्प्लीट छोड़ोगे तो उसके ज़्यादा डिडक्शन होएगी। अगर आप कुछ ना कुछ लिख रहे हो तो मे बी आपकी वो कैब अच्छी यूज़ की हो, आपने जो आइडिया ऑर्गेनाइज किए हो या स्ट्रक्चर्स यूज़ किए हो, तो वहाँ से आपको स्कोर मिल सकेगी। ठीक है। तो इस टॉपिक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उन्होंने एंटायर फैमिली की बात की है कि अगर कंपैरिजन किया है कि पेरेंट्स, सिर्फ पेरेंट्स ग्रो अप कर रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं बच्चों का, एज कम्पेयर टू एंटायर फैमिली, तो एंटायर फैमिली को उन्होंने प्रेफरेंस दी है। तो उसके अकॉर्डिंग आपने देखना है कि यस, अगर आप बोल रहे हो कि यस ये सही है, दैट मीन्स कि आप फैमिली के फेवर में बोलोगे। इन बिटवीन आप कंपैरिजन कर सकते हो कि क्यों सही है या क्यों सही नहीं है, वो चलेगा इस दिस केस। ठीक है। इंट्रोडक्शन देखते हैं। रीड करिए इंट्रोडक्शन। ओके। यहाँ पे कुछ आपकी कटिंग वगैरह है, तो वो एग्जाम्पल को आपको ये देखना है कि चाहे आप इरेज कर, आई नो आपने वो स्कैन किया थोड़ा सा इसलिए हुआ है, बट जब आप अगर इरेज कर रहे हो, मेक श्योर करो कि जो एग्जामिनर रीड कर रहा है आपका टॉपिक, तो उसमें अंडरस्टैंडिंग में डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। जितना इजीली वो रीड कर पाएंगे उतना ही आपको फ्रीली स्कोर मिलेगी। मतलब ये एक एक कंसेप्ट होता है कि जितना डिफिकल्ट लगेगा कि ये क्या लिखा है रीड करने में, उतना डिडक्शन के चांसेस होते हैं। तो थोड़ा सा इसमें ये ठीक करना। उसके बाद हम इंट्रोडक्शन में क्या करते हैं कि मुझे ये लग रहा है कि फर्स्ट लाइन है वो थोड़ी सी फिक्स है आपकी, फर्स्ट और सेकंड। देखो, अगर आपने यहाँ पे कुछ वर्ड्स यूज किए हैं, अगर आपने बाकी बीपीस में भी यूज किए हैं, BP 1 और 2 और कंक्लूजन में भी यूज किए हैं, तो ठीक है। अगर आप सिर्फ यहीं पे वर्ड्स यूज कर रहे हो और बाकी जगह पे नहीं बिल्कुल किए हैं, तो वो उनको लगेगा कि हाँ ये कॉपी पेस्टेड लाइन है। अगर आपने हर जगह किए हैं तो दैट इज फाइन। ठीक है। और सेकंड लाइन में आपने सीधा यहाँ पे बोल दिया कि हाँ आप उसके फेवर में बोल रहे हो, तो उसके बाद आपको अगर थर्ड नहीं लिखते तो चल जाना था, बिकॉज मोस्टली क्या होता है कि फर्स्ट वन बैकग्राउंड स्टेटमेंट, सेकंड में पैराफ्रेजिंग करनी होती है, जो उन्होंने लिखा है उसी को ही रीफ्रेस करके लिखना है, और थर्ड लाइन में अपना बताना है कि आप अग्री कर रहे हो कि नहीं। अगर आप सेकंड में ही कर दिया तो वो थर्ड वाला नहीं भी लिखोगे तो इस यहाँ पे चलेगा। ठीक है। आपका टाइम पे कंप्लीट हो गया था टास्क। फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट रीड करिए। ओके, वेट 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 अ सेकंड, वेट अ सेकंड। यहाँ पे डी नहीं आना था, रेज नहीं आना था, रेज टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। और इसके बाद आपने पॉइंट क्या बताया है, मल्टी जनरेशनल सपोर्ट बोला है, ओके फाइन। उसको जस्टिफाई कैसे किया है कि एक्सटेंडेड फैमिली से क्या होएगा, फाइन, उनका सपोर्ट अच्छा से होएगा और डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिले, हाँ ठीक है फाइन। ओके, आपने कैसे बोला कि सपोर्ट मिलेगा, उसको जस्टिफाई भी कर दिया कैसे मिलेगा, कि उनको हेल्प करेंगे अलग अलग पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करके, उनके एक्सपीरियंस। ठीक है, आपका पॉइंट लिखा, एक्सप्लेन किया, जस्टिफाई किया, चलेगा। सही है। नेक्स्ट।
ओके, सी यहाँ पे किड्स वर्ड थोड़ा इनफॉर्मल है, किड्स वर्ड यूज मत करो। बट अगर हम सेकंड सेकंड पॉइंट में देखें, आप ये कहना चाहते हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड हो जाएंगी, फाइन। वैसे ये हाफ वर्ड करके भी मत लिखो, इकट्ठा लिखो, वो ज़्यादा सही है। तो इससे क्या होगा कि बर्डन कम हो जाएगा, इसकी वजह से स्ट्रेस कम हो जाएगा, और वहां तक ठीक था। बट ज़्यादा अटेंशन दे पाएंगे बच्चों को, वो मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा लग रहा है कि पेरेंट्स का बर्डन कम हो जाएगा और वो ज़्यादा अटेंशन दे पाएँगे, बट वो कैसे दे पाएँगे, वो बताइए? ओके, तो ऐसा आप कहना चाहते हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड हो जाएँगी, इसकी वजह से बच्चे को अटेंशन मिलेगी। लेकिन आपका इस वे से लग रहा है कि पेरेंट्स जो हैं, वो उनको स्ट्रेस कम हो जाएगा और उनको वो अटेंशन ज़्यादा दे पाएँगे। तो इस वजह से थोड़ा कनेक्ट हो रहा है। तो अगर आप वहाँ पे ही एंडिंग करके स्ट्रेस कम मिलेगा। वैसे तो आपने नॉट ओनली बट ऑल्सो लगाया ही है। या फिर मोर अटेंशन टू अपस्ट्रिंग बाय फैमिली मेंबर्स, पर उसमें भी रुको, कनेक्ट किया हुआ है आपने, शेयर हो जाएंगी पेरेंट्स, विच कैन, ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप, फाइन, इट पोटेंशियल रिड्यूस, रिड्यूस्ड। वैसे आप डी क्यों लगा रहे हो, पास्ट में क्यों लगा रहे हो? ऐसे लगा दो, रिड्यूसेस कम करता है, यस। द स्ट्रेस ऑफ, यहाँ पे न्यू, यहाँ से न्यू लाइन स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि क्या रिड्यूस करता है, स्ट्रेस ऑफ पेरेंट्स एंड इंश्योरिंग। यस। तो आप पता क्या करो कि ऑक्सफोर्ड कॉमा लगाओ। ऑक्सफोर्ड कॉमा पता है आपको क्या होता है? कि यहाँ, जैसे मान लो, यहाँ पे एंड के पहले भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस एंड इंश्योरिंग, वो दोनों चीजें हैं, एंड करके लिखा है, लेकिन आप स्ट्रेस और तो फर्स्ट वाली स्ट्रेस किसके बारे में है, पेरेंट्स की, और सेकंड वाली कौन सी है, बच्चे की, राइट? तो इसलिए यहाँ पे ये कॉमा लगा के एंड लगाओ, तो लगेगा कि हाँ वो दूसरा पॉइंट है, मतलब दूसरा वाला है, वो कनेक्टेड नहीं है इस वजह से। ठीक है। और और देखो, थोड़ा सा इस वजह से आप इम्प्रूव कर सकते हो कि इसमें पेरेंट्स के बारे में आप स्ट्रेस का बोला, और सेकंड में बच्चों का बोला, और अगली लाइन में फिर से वो बच्चों का अलग से बोल रहे हो, राइट? तो और ऊपर से वो, देखो ना, यहाँ पे आप ट्रेडिशनल कल्चर वाला पॉइंट ऊपर वाले कर सकते थे ना, क्योंकि डिफरेंट पर्सपेक्टिव की बात तो आपने यहाँ पे की है। तो वो थोड़ा सा आपका रिपीट हो रहा है कि वो ऊपर बात की है। तो ये वाला पॉइंट कौन सा है, स्ट्रेस वाला, उसके अकॉर्डिंग है, राइट? तो अगर अब आप नीचे वाला थोड़ा डिफरेंट कर रहे हो, वो थोड़ा लग रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ी सी गड़बड़ है। जो पॉइंट ऊपर शुरू किया उसके रिलेटेड ऊपर ही लिखो, दोबारा से वो दूसरा वाले में करने की नीड नहीं है। ठीक है। यहाँ पे एंटायर फैमिली, हाँ ठीक है, इसे उन्होंने बेटर लिखा है, किसके लिए मर्जी बेटर हो सकता है। BP2 रीड करिए। ओके, वेट वेट, एक पॉइंट हो गया। देखो, सबसे पहले तो उन्होंने ना अग्री और डिसएग्री बोला है, दैट मीन्स दोनों में से एक को चूज करना था आपने। तो अगर आपने वो लिखा है, जो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि किस केस में आप दो बार कर सकते हो, तो आपने लिखा है, तो सबसे पहले वो किड्स नहीं आएगा, इनफॉर्मल वर्ड है। बट आपने पॉइंट क्या लिखा कि कंसिस्टेंसी की कारण लिखा है कि वो कम होती है, फाइन। फिर सीधा एग्जाम्पल दे दी, पहले बताओ तो सही ना कि होती कम है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल नहीं आएगा, यहाँ पे टू इलेबोरेट लिखेंगे, या आपका कनेक्टर, आपका ये, हाँ ये रॉन्ग हो गया। टू एक्सप्लेन या टू इलेबोरेट, टू जस्टिफाई दिस, ऐसा करके आप वो लिखोगे। ये एग्जाम्पल कंसिडर नहीं होगी, ये आप एक्सप्लेनेशन कर रहे हो। ठीक है। उसके बाद इससे कारण क्या होता है, कंफ्यूजन होती है। मतलब कैसे कंफ्यूजन होती है वो समझ नहीं आ रहा, थोड़ा वो क्लियर, जैसे अगर मैं सोचूं, तो मुझे ऐसा है कि हाँ, इसलिए होती है कि पता नहीं चलता कि कौन पर्सन ने वो पर्टिकुलर थिंग को टेक केयर कर लिया कि नहीं कर लिया, राइट? तो बट वो वाला पॉइंट तो हमने बोला कि डिवाइड हो जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो बच्चा अच्छे से सीखता है।
तो अगर हमने वो डिवाइड कर दिया रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं कर सकते ना, यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग हो गए। तो यहाँ पे क्योंकि हमने पहले आपने वो डिवाइड करने की बात कर दी हुई है ऐसा, तो वो ये थोड़ा सा उसी अगर आपने कॉन्ट्रास्ट करना है तो सेम पॉइंट को लेके नहीं करना है। आप इस वे से बोल सकते हो कि जो पेरेंट्स होते हैं वो कई कई पेरेंट्स होते हैं वो नहीं चाहते कि जो सेम वैल्यू, कई चीजें नहीं पसंद, सबकी अलग अलग चीजें होती हैं ना, तो वो पेरेंट्स नहीं चाहते कि सेम चीजें बच्चों को वो सीखें, जहाँ फिर पेरेंट्स सब हर पेरेंट्स के डिफरेंट रूल्स होते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे रूल्स ही फॉलो करें, बट जब दूसरे फैमिली मेंबर्स इंक्लूड इन्वॉल्व होते हैं, खासकर जो एल्डर्स होते हैं वो चाहते हैं, थोड़े ओल्ड माइंडेड होते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि ओल्ड जनरेशन वाले की हमारी बातें माने ना उसके अकॉर्डिंग, तो वो कन्फ्लिक्ट आ सकता है, वो लिख सकते हैं। बट यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं लिखना है। और क्योंकि क्योंकि यहाँ पे इनकंसिस्टेंट तो लिखेंगे क्योंकि आपने पहले डिवाइड करने के बारे में बोल दिया है बीबी 1 में। तो यहाँ पे वो बोलो कि कईयों को नहीं पसंद होता, इन दैट केस वो बोल सकते हो कि डिफरेंट वैल्यूज हैं, और वो डिफरेंट जनरेशन के कारण, तो न्यू चीज़ों को नहीं, सेम नहीं सिखाना चाहते थे। न्यू चीज़ों को कई कई पेरेंट्स कूल होते हैं, कुछ चीज़ों को लेके कई ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं ये सही नहीं है, लेकिन पेरेंट्स समझते हैं कि आजकल जनरेशन के अकॉर्डिंग सही है। ऐसा करके आप बोल सकते थे। ठीक है। तो जो यही वाला पॉइंट ट्विस्ट करके बोल सकते थे, लेकिन आपने जो लिखा कि वो बच्चों को अच्छे से वो चीजें नहीं मिल पाती, बच्चे को मिल रही हैं लेकिन वो पेरेंट्स को पसंद नहीं है कि वो वाली मिले या ना मिले, तो वो वाला डिफरेंट हो सकता था। ठीक है। आगे। ओके। तो सो की जगह वैसे ट्राई किया करो, देयर फॉर एज ए रिजल्ट कॉन्सिक्वेंटली, ऐसा किया करो। बट यहाँ पे आप थोड़ा सा इस वेज को जस्टिफाई कर सकते थे कि जैसे देखो, ड्यू टू का मतलब होता है कारण। आपने क्या बोला कि वो बॉन्ड कम हो रहा है, कि वो कम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ओके, फाइन। बट आप ऐसा बोल देते ना कि वैसे ही पेरेंट्स वर्किंग है, और नहीं, उससे अगर आप इसी पॉइंट को थोड़ा जस्टिफाई करो कि बॉन्ड कम हो रहा है, फाइन, ठीक है, लेकिन एक लाइन और ऐड कर देते कि अगर अगर बच्चों बाकी फैमिली मेंबर्स भी आएंगे तो उनके साथ टाइम स्पेंड करना प्रेफर, मतलब टाइम भी डिवाइड हो पाएगा, वो अच्छे से पेरेंट्स फिर भी अपने बच्चों के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाएंगे। तो वो रीजन थोड़ा सा एक लाइन और ऐड कर देते, क्योंकि यहाँ पे आपने पॉइंट तो दे दिया, ठीक है, उसको रीजन भी बता दिया कि ये क्यों हो रहा है, तो उसकी एंडिंग में आपने सिर्फ यही लिखा है कि ये प्रॉब्लम होती है, बट वो मतलब ये जो एंडिंग की है, ऐसा लग रहा है कि आपने पैराग्राफ की एंडिंग की है, क्योंकि इस पैराग्राफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स बताई हैं, तो पैराग्राफ की एंडिंग की है कि ये प्रॉब्लम हो सकती है। आपने पॉइंट की एंडिंग नहीं की। पॉइंट की एंडिंग क्या थी कि इसमें पेरेंट्स अगर टाइम भी डिवाइड हो पाएगा, हो जाएगा दूसरों के साथ, तो अगेन और अच्छा टाइम नहीं स्पेंड कर पाएंगे, वो वाली लाइन, एक लाइन को मेंशन कर सकते थे आप। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके। तो यहाँ पे अगर हम देखें, इवन दो, सबसे पहले तो इवन दो में स्पेस आता है, वो टू वर्ड्स हैं। सेकंड थिंग क्या है, इसमें कॉमा लगाने की नीड नहीं है। थर्ड थिंग क्या है कि जब भी आप इवन दो वाला स्ट्रक्चर लगाते हो तो उसे कोमा, जो एक लाइन लिखी, जो एक लाइन के बाद जो ये वाला कोमा है, ये वाले कोमे का मतलब ही बट होता है, तो आपको अलग से हाउएवर लिखने की नीड ही नहीं है। हाँ, इवन दो के एग्जैक्ट वर्ड के बाद नहीं लगाना है, एक इवन दो वाली लाइन लिखी फर्स्ट वाली, फिर जो सेकंड कॉमा लगाया ये वाला ठीक है कॉमा, तो इस कॉमा का मतलब है कि बट, तो आपको दोबारा से वो बट लिखना की नीड ही नहीं है। और आपने डी लगा रहे हो, थोड़ा ध्यान रखोगे टेंस वाइज। यहाँ पे आपने बोला कि पेरेंट्स करते हैं बेस्ट, ओके, व्हेन ए चाइल्ड कमिंस टू टेक द केयर एडवाइस, अगर आप ही और शी की जगह पे चिल्ड्रन और दे लिख दो, कि यहाँ पे किड्स फिर से आ गया, इसको ठीक करना है। यहाँ
ठीक है। यहाँ पे आपने बच्चा एडवाइस लेता है, बट किससे एडवाइस लेता है वो मेंशन नहीं किया आपने यहाँ पे। व्हेन अ चाइल्ड कमेंस टू टेक टू केयर एडवाइस लव एंड मोरल वैल्यू, कहाँ मतलब एंटायर फैमिली या फिर मल्टीपल फैमिलीज है ना, वो वाली चीज थोड़ी सी मिसिंग हो गई आपकी। यस। तो आपका ओवरऑल देखें तो कुछ आपके लाइक टेंसेस में दो थोड़ी ज्यादा नहीं, थोड़ी सी गड़बड़ है कि आप पास लगा रहे हो। उसके अलावा दो तीन स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। अगर हम स्ट्रक्चर्स देखें तो आपने इवन दो लगाया, वो रॉन्ग हो गया, तो मतलब गड़बड़ होगी उसमें। उसमें ड्यू टू लगाया सेकंड, इंस्टेड ऑफ लगाया थर्ड। इसके अलावा एक आपने नॉट ओनली बट ऑल्सो लगाया था। फोर, आपने फोर स्ट्रक्चर्स यूज किए हैं ना टोटल। ओके। अगर आपको वैसे 7 चाहिए तो मोस्टली 4 पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग मिलता है। तो मैं मोस्टली ये रेकमेंड करती हूँ कि अगर आप 7 स्ट्रक्चर लगा रहे हो 7 वोकैबुलरी के साथ, तो आपके 7 आ सकते हैं। तो आपके चाहे स्ट्रक्चर्स कम हैं, बट फिर भी आपने वर्ड्स यूज किए हैं। बट एक गड़बड़ क्या हो गई कि आपका टास्क रिस्पॉन्स में गड़बड़ हो गई, वो वन साइडेड लिखना था, आपने टू साइडेड लिख दिया। अगर अगर उन्होंने बोला हो टू व्हाट एक्सटेंड, किस हद तक अग्री कर रहे हो, तो आप वो 100% भी कर सकते हो, 50-50 भी कर सकते हो, 70-30 भी कर सकते हो। लेकिन जब उन्होंने लिखा है कि अग्री हाँ या ना, मतलब अग्री और डिसअग्री दोनों में से एक को चूज करना है ना फिर। और अगर और पहले वाला पैराग्राफ तो आपका सही था, सेकंड वाले पैराग्राफ एक्सप्लेनेशन सही थी सब कुछ। लेकिन सेकंड वाले पैराग्राफ में वो जस्टिफिकेशन में दोनों पॉइंट में थोड़ी थोड़ी गड़बड़ हो गई ना, कि जैसे ये थोड़ा सा रिपीट लग रहा है पॉइंट, थोड़ा सा सही नहीं है पॉइंट, और सेकंड पॉइंट में एक और लाइन ऐड करते तो पॉइंट की एंडिंग हो जानी थी, ये पॉइंट इनकम्प्लीट लग रहा है सेकंड वाला। तो आपका वो कैब वाइज ठीक है। स्ट्रक्चर वाइज आपने यहाँ पे एक एक और इंस्टेड ऑफ लगा दिया। अगर आपको एक बार इंस्टेड ऑफ लग गया तो दूसरी बार रेदर देन लगा सकते हो आप, तो वो डिफरेंट हो जाएगा। तो अ, अगर आप फर्स्ट वाले पैराग्राफ को देखें, BP1 को देखें, तो यहाँ पे जो जस्टिफिकेशन की है ये आपकी अच्छी है, इसके अकॉर्डिंग लिखने की कोशिश करो, बिकॉज आपने वो सारा एक्सप्लेन किया है। जो पॉइंट शुरू किया है उसको रीजन बताया है, उसकी एंडिंग की है। लेकिन सेकंड वाले में आपने एक तो रिपीट कर दिया, इसको ठीक कैसे करना है। जब भी आप टास्क देखते हो सीधा लिखने मत लग जाओ, 5 मिनट जरूर लगाओ उसकी प्लानिंग करने में। तो जब प्लानिंग करोगे जो पॉइंट माइंड में आए जा रहे हैं सारे पॉइंट लिख लो। जैसे मान लो आपने पहले मत डिसाइड करो कि किस साइड में जाना है, पहले जो भी पॉइंट आ रहे हैं लिखी जाओ। एक साइड अग्री बना लो, एक साइड डिसअग्री बना लो, जो लगता है आपको कि आपके अलग अलग पॉइंट हैं, अच्छे से जस्टिफाई कर सकते हो वो लिखो। कई बार क्या होता है आपको लगता है कि ये दो पॉइंट को मैं कंबाइन करके स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन सकता है क्योंकि इनका ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है, तो आप इस वे से भी कर सकते हो। तो जब आप प्लानिंग करते हो ना तो ये गड़बड़ नहीं होती। प्लानिंग करने से और टाइम भी सेव होता है, बिकॉज आपको सोचना नहीं पड़ता। जब आप प्लानिंग करके सब कुछ पहले लिखा ही है, सामने फ्रेमवर्क पड़ा है आपके पास, तो आप सीधा लिखने लगोगे तो कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है। तो आपका अभी एग्जाम कब है। हाँ तो फिर कोई बात नहीं, आपकी इतनी गड़बड़ नहीं है, क्योंकि आपका एक पैराग्राफ अच्छा लिखा है, दैट मीन्स उसी से इंस्पिरेशन लेके आप सेकंड वाला इसको इम्प्रूव कर सकते हो। थोड़ा सा ही चेंज करने की नीड है। बस ये ध्यान रखो कि पास्ट में मत लिखो। और जो इवन दो वाला स्ट्रक्चर है, आई थिंक आपके पास मेरी सेंटेंस स्ट्रक्चर की भी PDF है ना। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको एक लिंक सेंड करूंगी जहाँ पे मैंने यूट्यूब पे अपनी वीडियोस अपलोड की हैं, सारे स्ट्रक्चर्स डिटेल में बताए हैं विद एग्जांपल्स। तो वहाँ पे क्विज भी है एंड में, तो आप वो प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वो PDF देख सकते हो, अगर आपके पास टाइम है तो वो वीडियोस देख सकते हो, मैं आपको वो लिंक शेयर कर दूंगी वीडियो का। उसमें हाँ, वो आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपके पास टाइम है या नहीं है, क्योंकि जो वीडियो है वो 3 वीडियोस हैं, लाइक 40-40 मिनट्स का ऐसा कुछ है। तो अगर आपको, क्योंकि उसमें सारा एक्सप्लेन भी किया है, अगर आपको वो नहीं है तो कोई बात नहीं। आप PDF में से एक बार देख सकते हो सीधा, उसमें सारा एग्जाम्पल, उसमें क्विज भी दी है और वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो इसमें
आपको 7 चाहिए क्योंकि आप जीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बट 7 तो मैं नहीं दे पाऊँगी ऑब्वियस रीज़न के कारण, क्योंकि आपका वो टास्क रिस्पॉन्स में गड़बड़ हो गई। अगर आपने देखो, अगर आपने बॉडी पैराग्राफ 2 में चाहे आपने दोनों साइड लिख दिया, लेकिन आपने अगर इनको एक्सप्लेन में गड़बड़ ना की होती, यानी कि ये एक पॉइंट रिपीट हो गया, दूसरा पॉइंट एंडिंग नहीं की, अगर आपने ये सही किया होता ना, फिर भी मैंने आपको 7 तक दे देने थे बिकॉज़ आपकी इतनी गड़बड़ नहीं है। बट आपके उस तो इसकी वजह से कम हो गया। तो आपको देखना है कि पैरामीटर्स आपको पता है ना 4 पैरामीटर्स कौन से होते हैं? नहीं, नहीं, एक टास्क रिस्पॉन्स होता है कि उन्होंने जो पूछा है कि आपने उसके अकॉर्डिंग लिखा है। तो दूसरा क्या होता है कि आपको ऑर्गनाइज़ अच्छे से किया है कि नहीं किया है। जैसे आपने लिंकर उसमें ना कि अच्छे वे से ऑर्गनाइज़ किया, जैसे यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं आना था, तो आपका वो लिंकर कनेक्टर जो हो गया वो थोड़ा-सा एक जगह पे रॉन्ग हो गया, बाकी जगह पे आपका ठीक है। तो आपको वो देखना है। थर्ड वाला क्या होता है कि आपने लेक्सिकल रिसोर्सेज़ वो तो आपने अच्छी वोकैब यूज़ की है, बस 1-2 स्पेलिंग मिस्टेक हो गए उसको ठीक करिए। और फोर्थ वाला कौन-सा होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, तो आपने सिंपल नहीं लिखे हैं, अलग-अलग लिखने की कोशिश की है आपने, तो वो भी ठीक है, अगर आप और इंक्लूड कर सकते हो, अगर आप ये भी कर रहे हो तो वो भी सही है, उसका कोई इश्यू नहीं है। बट जो रॉन्ग मत करिए, आपने जो लिखे हैं मतलब इसका जो कहना चाहते हो ठीक है, बट यहाँ पे 3 मिस्टेक एक स्ट्रक्चर में हो गई ना, तो थोड़ा-सा इस चीज़ में ध्यान रखिए कि जो लिख रहे हो उसको सही वे में से करो, रॉन्ग मत करिए, ठीक है? तो आपको कोई और कन्फ्यूज़न कुछ पूछना है आपने? ठीक है। तो यहाँ पे मोस्टली क्या होता है कि यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन में स्टूडेंट को बता देती हूँ। अगर आप नहीं आपने वेदर भी यूज़ किया हुआ है, ठीक है, फिर आपके 5 स्ट्रक्चर्स हो गए, फाइन। तो इसके अलावा जब आपने पॉइंट को जस्टिफिकेशन करनी होती, आप कहाँ कर सकते थे? तो यहाँ पे आप अनलेस वाला स्ट्रक्चर यूज कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? इवन दो लगाया, आपने बोला कि चाहे प्रोवाइड करते हैं पेरेंट्स, लेकिन कॉमा के बाद बोल सकते थे कि बच्चे अच्छे से हायर सक्सेस है वो नहीं अटेन कर पाएंगे अनलेस अनलेस दे गेट गाइडेंस फ्रॉम एवरी फैमिली मेंबर या फिर मल्टीपल फैमिली मेंबर, ऐसा करके। अनलेस का अनलेस का मतलब होता है एक्सेप्शनल केस, और फिर अनटिल और अनलेस। मैं आपको बताऊं दोनों में डिफरेंस होता है, लेकिन हम जो ऐसे में यूज करते हैं हमारे टास्क 2 में, वहां पे आप दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है? कि जब तक ये ना कर लें तब तक ये नहीं होएगा, ऐसा करके, ठीक है? सिमिलरली जैसे आपने इवन दो लगाया वैसे ही ओल्दो होता है, ओल्दो के बाद कोमा नहीं आता है, ओल्दो की फर्स्ट लाइन कंप्लीट की, कोमा करके फिर कंट्रास्ट वाली लाइन लिखेंगे, ऐसा। यस, वो कॉमा को ही रिप्लेस कर रहा है, वो बट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑल्दो 1 वर्ड होता है, इवन दो 2 वर्ड्स हैं क्योंकि इसमें स्पेस है। तो यहाँ पे भी आप वैसे कहीं पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए सिंस या फिर एज़ भी लगा सकते हो, क्योंकि उसको आपने वो कंबाइन करके वैसे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, उसका कोई इश्यू नहीं है। बट जैसे ड्यू टू लगाया है ना, वैसे एज़ और सिंस भी होता है। तो इससे वैसे टोटल 25 टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो अगर आप वो 7-8 भी यूज़ कर रहे हो, डिफरेंट वाले, मान लो मैं मोस्टली ये सजेस्ट करती हूँ कि जैसे देखो इवन दो और ऑल्दो का सेम यूज़ है ना, तो हम उसको यूज़ तो अलग-अलग कर सकते हो, लेकिन काउंट उसको 1 करो, क्योंकि हमें थोड़ा-सा सेफर साइड पे रहना है। हमें ये नहीं सोचना कि चलो, क्योंकि देखो आपने अपने अकॉर्डिंग सारा सही लिखा है, लेकिन वो थोड़ा-सा गड़बड़ हो ही गया ना, तो हम जो मर्ज़ी करें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो ऑल्दो और इवन दो को लिखो, अलग-अलग यूज़ करो, ठीक है, बट उसको एक ही काउंट करो। ऐसे करके मैंने 25 स्ट्रक्चर्स बताए हैं, उनको डिवाइड किया है कि कौन से वाले मोस्टली स्टूडेंट यूज़ करते हैं, कौन से ज़्यादा अच्छे से आप यूज़ करोगे बैंड अच्छे आ सकते हैं, और कौन से वाले इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है? तो अच्छा, वैसे आपने अच्छा लिखा है, बट थोड़ी-सी गड़बड़ फर्स्ट वाला वाक्य यहाँ तक मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था कि हाँ, काफ़ी इम्प्रेसिव लिखा हुआ है। बट वो सेकंड वाले में थोड़ी-सी गड़बड़ हो गई। मेबी कई बार ऐसा होता है जब हम लिखते हैं ना, तो आगे जो सेकंड पैराग्राफ में होती ही है गड़बड़। तो ये देखना कि आपने एक तो रिपीट ना हो, और जो लिख रहे हो उसको एंडिंग अच्छे से करो। और ट्राई ये करना कि सो वाले वर्ड ना लिखो, किड्स वाला जैसे सो की जगह बहुत सारे वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे मैंने बोला ना आपको। हाँ, यस। तो सो मत लिखो, अगर आपको नहीं, जैसे किसी के स्पेलिंग रॉन्ग हो रहे हैं तो उसकी जगह पे आप डज या हैंस भी लिख सकते हो, बट सो थोड़ा सा सिंपल हो जाता है, ठीक है? कोई और डाउट हो आपको?
वैसे आपका अच्छा टास्क है, आप कर सकते हो, 7 तक पहुँच सकते हो, वैसे भी आपका मार्च स्टार्ट ही हुआ है, तो आपको मार्च के एंड में एग्ज़ाम देना है, तो बहुत टाइम है आपके पास, नो वरीज़। बस बस ये देखना कि जब भी लिखोगे, पहले फ़ोकस किस पे करना है, टास्क रिस्पॉन्स पे, कि जो मैं टास्क लिख रही हूँ, उसको अच्छे से राइट टास्क आंसर लिखा है, रेलेवेंट लिखा है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फिर जब आपने लिख लिया, सोच लिया कौन-सा पॉइंट लिखना है, फिर उसमें देखो कौन-सा स्ट्रक्चर या वोकैब लगा सकते हैं। कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो क्या स्ट्रक्चर पहले सोचते हैं, तो उसके चक्कर में आइडिया रॉन्ग हो जाता है। हमेशा माइंड को थोड़ा सा इस वे से ट्रेन करना कि इंपॉर्टेंस देनी है आइडिया को, फिर उसको एक्सप्लेन करने में, फिर उसके बाद वो कैब या स्ट्रक्चर्स के बारे में इंपॉर्टेंस देनी है। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट। आप मुझे बताना जब आपकी स्कोर आएगी, और मैं यूट्यूब पे ये अपलोड कर दूंगी। अगर आप वैसे तो मैं लिंक भी आपको, वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगी। ओके। हाँ, ऐसा आ सकता है क्योंकि आपका चाहे वो टास्क थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया, लेकिन बाकी पैरामीटर्स जो है ना देखें तो वहाँ पे सही है। बस इस चीज़ को ध्यान रखना कि ये कन्फ्यूज़न ना हो, जैसे यहाँ पे है ना कटिंग वगैरह थोड़ी-सी, वो थोड़ी-सी अवॉइड करने की कोशिश करना फाइनल एग्ज़ाम में, और स्पेलिंग्स को 5-10 टाइम लिखने की कोशिश करो ताकि वो रिपीट ना हो। ठीक है? ओके, बाय-बाय। मोस्ट वेलकम, बाय।